नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके हैं, 20 अगस्त 2023 का ये पेपर 2 रहेगा, जिन्हें हम सीटीपी के नाम से जानते हैं। सीटीपी इट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिन्हें हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। 20 अगस्त 2023 में जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का लेवल जो रहा था क्वेश्चन का, तो वो समझ आधारित पर रहा था। हालांकि सारा का सारा सिलेबस सेम टू सेम था, सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं थी, लेकिन हाँ, पूछने का तरीका थोड़ा सा समझ आधार पर कर दिया गया था। इट मीन्स आपका बेसिक लेवल क्लियर होना चाहिए यदि आपका पेपर अब आप देने जा रहे हो तो। सो माय फ्रेंड्स, आने वाले प्रिपरेशन यदि आप सीटेट के लिए कर रहे हैं, यानी कि 21 जनवरी 2024 के लिए आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो, तो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस 20 अगस्त को, यानी पिछले बार जो पूछा गया था, ओके, 20 अगस्त 2023 को, इसी आधार पर हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। सो माय फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चंस किए गए थे जस्ट 20 अगस्त 2023 को। सबसे पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन जो होगा वो कहा जाए जरा आपसे, यदि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण ब्लैंक पर केंद्रित होता है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने पूछता है शाकाहारी अधिगम, ऑप्शन 2 कहता है सजा और शर्मिंदगी के डर, ऑप्शन 3 कहता है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, ऑप्शन 4 कहता है अनुबंधन और पुनर्बलन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे यही कहता है कि माध्यमिक कक्षा, ओके, यानी कि मिडिल क्लास से देखें, यानी कि 6 to 8 के लिए देखें, तो अधिगम यानी लर्निंग के लिए जो सही अनुकूल कक्षा का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट रहेगा जो कक्षा का, वो किस चीज़ पर मुख्य तौर पर केंद्र रहेगा, ओके, किस पर आधारित रहेगा। तो इनमें से सही ऑप्शन की बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सहकारी अधिगम, ओके, सहकारी अधिगम पर यह केंद्रित रहेगा, ओके, न कि सजा और शर्मिंदगी, प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल भी नहीं, और अनुबंधन और पुनर्बलन तो इसमें होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर आ जाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, ओके। यहाँ पर अमन जो है वो समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक, यानी कि यदि आप शिक्षक हैं तो आप किस प्रकार से अमन की समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में मदद करेंगे। क्या उन्हें आप उससे कहेंगे कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, या फिर आप उसे, सेकंड ऑप्शन कहता है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ओके, या फिर ऑप्शन 3 आपसे कहता है कि उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, या ऑप्शन 4 उसे उत्तर प्रदान करके। तो आप थॉट कीजिए, किस प्रकार से आप थिंकिंग कीजिए कि आप यदि खुद शिक्षक हैं तो किस प्रकार से जटिल समस्या से जो जूझ रहे हैं अमन, है ना, तो उनके समस्या समाधान कौशल को आप किस प्रकार से विकसित करना चाहेंगे। आई होप्स आप सही ऑप्शन की गेस कर रहे होंगे। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ओके, सुलझाना छोड़ देने के लिए नहीं कहेंगे, न हो तो उत्साहित करेंगे, और उसे उत्तर प्रदान डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, ओके। तो यहाँ सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो आप क्वेश्चन आपसे कहता है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि, ऑप्शन 1 क्या है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है, ओके। ऑप्शन 2 कहता है आपसे कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 आपसे कहता है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपसे क्या कहता है? फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है कि शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपका बोध आधारित शिक्षण, ओके, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत पूछ रहा है कि किस पर विश्वास है, वो आपको बताना था। तो वो था आपका, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, ओके, बेस्ट टू बेस्ट इन्वायरमेंट यदि मिलेगा, और साथ ही साथ शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। यदि बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा, ओके, वातावरण बढ़िया दिया जाएगा, हेरिडिटी ऑलरेडी उनके पास है, तो क्या वो खुद से ज्ञान का निर्माण क्या नहीं कर सकते शिक्षार्थी? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वह शिक्षार्थी जो पठन वैकल्प, ओके, से जूझ रहे हैं, ओके, ये लर्निंग डिसऑर्डर से माय फ्रेंड्स, को पढ़ना सिखाया जा सकता है, ओके। तो जिनको ऑलरेडी पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं उनको किस प्रकार से पढ़ना सिखाया जा सकता है वो बताना है। ऑप्शन 1 उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ऑप्शन 2 उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, ऑप्शन 3 सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या ऑप्शन 4 प्रणालीगत ध्वन
ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। पठन विकल्प से जूझ रहे हैं जो विद्यार्थी हैं उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है। किस प्रकार से वो सिखाया जा सकता है आपको, प्रणालीगत, ओके, यानी कि प्रणालीगत हम बात करें ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम द्वारा, ओके। तो यहाँ पर न कि दंड के उपयोग से, ओके, और उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, ना उच्च ग्रेड के माध्यम से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके, यानी कि ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों को किस प्रकार से मतलब यहाँ पर बताया गया वो देखना है। ऑप्शन 1 है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर ऑप्शन 2 जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं वो केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर ऑप्शन 4 यानी कि भाई बहन के जो रिश्ते हैं कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है। सही ऑप्शन की ओर चलेंगे, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब की ओर बढ़ जाएंगे कि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं वो आपका माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। और बाल्य अवस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाते हैं, ओके, बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका देखिए अभिकथन और कारण से पूछा गया है। बिल्कुल सीडीपी में भी अभिकथन और कारण से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या बोलता है। ऑप्शन ए कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। क्या ये सही है या नहीं वो देखना, ओके। तो बच्चों के बीच विकास को लेकर के देखिए उनके दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है, एक तरह से सही है। आर कहता है कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिकता और अनुभव यानी कि अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये एक तरह से ये इनका बताया जा रहा अपने तरीके से। जो अभिकथन ए है और कारण उनका दिया गया है वो बोल रहा है कि क्या वो सही है कि नहीं। ऑप्शन 1 देखिए क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 2 ए सही है परंतु आर गलत है। यदि हम नेक्स्ट का बात करें तो यहाँ पर थर्ड आपका बोलता है कि ए और आर दोनों गलत है। या ऑप्शन 4 कहता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका था कि यहाँ पर बच्चे में जो सभी बच्चे जो एक दूसरे का जो विकास के दर होते हैं वो सभी में भिन्नता होती है। सब विकास के अलग अलग भिन्नता होती है, सभी बच्चों में मौजूदगी हमें देखने को प्राप्त होती है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए यह सही है स्टेटमेंट। यहाँ आर की बात करें तो विकासात्मक यदि अंतर की बात करें तो अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी जिनकी जैसी होगी और अनुभवात्मक जो भी भिन्नताएं सब में जो पाई जाती है वो सब अंतर क्रिया के थ्रू अनिवार्य परिणाम है। तो ये भी हमें बिल्कुल ही सही लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अब इसमें यह देखना कि क्या आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल अनुवांशिकता और प्लस भिन्नताओं को इनका आंतरिक भिन्नता बच्चों में अपने अपने को लेकर को बातें की जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर दोनों सही तो है तथा आर ए की भी सही व्याख्या करता है, ओके। क्योंकि व्याख्या में इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है देखना मुख्य रूप से फ्रेंड कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। यानी कि ऑप्शन ए और जो उनका कारण अभिकथन और कारण है उनका एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। क्वेश्चन यदि पूछ रहा है अभिकथन में क्या क्यों कैसे तो उनका उत्तर छिपा होना चाहिए ही चाहिए कारण में, या फिर इनके साथ इन दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए क्वेश्चनों के बीच में। जब क्वेश्चन के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा सिंपल ऑब्वियसली वो इसकी व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों, ओके, यानी कि निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है वो बताना है। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथन दिए गए हैं नीचे में, जैसे कि क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया आपको कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, ओके। यानी कि शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के वातावरण सही तरीके से नहीं प्राप्त होने की वजह से जीवन में भी उन्हें भाषा को चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। किनको, उन बच्चों को, ओके। तो यहाँ पर अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 है आपके पास कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंध होते हैं। या ऑप्शन 2 भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर होता है। ऑप्शन 3 है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। या ऑप्शन 4 है आपके पास कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है उसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या है, इनमें से सबसे पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा उभर करके आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है कि जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित हो गए, ओके, यानी सही तरीके से उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, तो जीवन में क्या उन्हें भाषा चुनने में क्या थोड़ी कठिनाई होगी।
तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। ओके, तो ये उसका सही अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, क्योंकि भाषा जो है वो बिल्कुल संवेदनशील एक काल है। ओके, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये सीखा जाता है। जिस प्रकार से बच्चे को जहाँ पर भी बचपन से ही छोड़ दिया जाएगा, वो उसी वातावरण, वो उसी वहाँ के अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा। ओके, और वो चीज़ अन्वेषण से वो खुद ही अपने आप में अर्जन कर लेगा वातावरण से और वहाँ के इन्वायरमेंट से ईजी तरीके से, क्योंकि जो ये एक संवेदनशील काल होता है हर स्टेजेस वाइज बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा मुख्य अहम रोल करता है। ओके, किसी भी चीज़ को सीखने में, तो भाषा भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसमें रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ओके, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, वो बताना। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जिन्हें देख करके आपको यानी कि समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हुए फील हो रहा है। क्या ऑप्शन 1 आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, इससे क्या आपको क्रिएटिविटी थिंकिंग दिख रहा है? या ऑप्शन 2 पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? या ऑप्शन 3 आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी? ऑप्शन 4 आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? वेरी इजी। ओके, यानी क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए, ये तो आप देख करके समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का रीज़न यही, क्योंकि इसमें दोनों चीज़, इसमें आपका क्रिएटिविटी मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग का भी आपका इसमें पेश किया जा रहा है, क्योंकि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है ये पूछा जा रहा है, कौन सा होता है और क्यों, इसमें एक तरफ से सोच को दर्शाया जा रहा है। इसमें तो डायरेक्ट जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की ओर मतलब बता रहा है ये ऑप्शन। बाकी जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, हमें पता कहाँ से आता है, बस हम बता देंगे आंसर नॉर्मली। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, जितने राज्य हैं राजधानी उतना बता देंगे, आंसर खत्म। यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके देश का नाम व मानचित्र इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो वो बता दिया जाएगा, ऑप्शन खत्म। लेकिन जो एक तरह से थिंकिंग आ रहा है, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग का जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 से हमें उभर करके आ रहा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, वो बताना आपको। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या शामिल है वो बताना। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण व वर्गीकरण करना होता है समावेशी शिक्षा में। या ऑप्शन 2 सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या होता है। या फिर ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर है कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। या ऑप्शन 4 व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे देखते ही के साथ कि यदि हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करना और साथ ही साथ पाठ्यचर्या में क्या लचीलापन। ओके, तो जहाँ लचीलापन होगा वो सबसे पॉजिटिव उत्तर होगा, क्योंकि पाठ्यचर्या में लचीलापन बिल्कुल होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है वो बताना। ओके, प्रमाण, ओके, यानी कि एविडेंस की क्या भूमिका होती है वो बताना है। ऑप्शन 1 प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। या ऑप्शन 3 समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। या ऑप्शन 4 व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। सही उत्तर आप गेस करते रहिए माय फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन के साथ खुद का चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी थिंकिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं। सबसे सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है, समालोचनात्मक चिंतन की बात की जा रही तो प्रमाण का क्या भूमिका होता है, एविडेंस की क्या जरूरत होती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रमाण तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन का किया जाना चाहिए। ओके, किसी भी चीज़ का हमें तार्किक रूप से या फिर उसे सुनियोजित रूप से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ओके, एविडेंस का यही मुख्य रोल होता है ना किसी भी चीज़ों में, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन में भी एक तरह से कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कहता है, ए में है आपका। ओके, अभिकथन का जो ए है वो कहता है आपके बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन प्याजे और लय वायगोत्सिकी। ओके, के दृष्टिकोण में भिन्नता है। अब आप ही बताइए कि जो बच्चों में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो लैंग्वेज पे जो दोनों के दिए गए हैं जिन प्याजे हो या ले वाइगोत्स्की का, क्या इन दोनों के सोच में या फिर दृष्टिकोण में क्या भिन्नता थी? सेकंड कारण है, कारण देख लीजिए क्या बोलता है, कारण आपका आर बोलता है कि खोज अधिगम में, ओके, यदि खोज अधिगम की बात करें तो शिक्षक अवसर प्रदान करता है और शिक्षार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करके उसमें उन्मुखता होते हैं। बताइए दोनों का। सबसे पहली बात करूंगी यानी कि अभिकथन ए की। ओके, अभिकथन ए की बात करें
करें तो अभिकथन ए के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रहा है। जिस प्रकार से पूछा गया है कि अभिकथन ए में कि बच्चों में जिस प्रकार से जीन पियाजे और लेई वागत्स्की को यदि हम भाषा और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे का ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास की ओर रुझाव था और वाइगोत्स्की का भाषा की ओर। ओके, तो बिल्कुल इन दोनों की दृष्टिकोण में भिन्नता प्राप्त मिली हमें देखने को। और जहाँ तक बात है आर का यानी कि खोज की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन 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 ए क्या आर क्या इन दोनों का क्या जुड़ाव एक दूसरे के साथ है? जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में पूछा था जिनमें जुड़ाव था, तो क्या आपको इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ाव दिख रहा है कि ये इससे और ये इससे मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर भिन्न है, अलग अलग टॉपिक पे हैं? तो बात करें तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक पे बात करें तो इसलिए ए और आर दोनों के दोनों सही होंगे। ओके, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये एक दूसरे से दोनों जुड़े नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये अच्छे से आप समझ गए हो। ये यही है अभिकथन और कारण। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आपको थिंकिंग माइंड में यही रख के चलना होगा, जुड़ाव एक तरह से देखना है, प्लस क्वेश्चन भी देखना है कि फर्स्ट में यदि ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन कुछ कर रहा है यानी कि अभिकथन, यदि कुछ भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसका आंसर क्या प्रॉपर कारण में मिल रहा है या नहीं। यदि नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली सही व्याख्या नहीं कर रहा, मिल रहा तो सही व्याख्या कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ओके, प्रगतिशील कक्षा में आपको पूछा जाए जरा कि विद्यार्थी को क्या ऑप्शन ए अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या फिर डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना आपको ऑप्शन 1 2 3 4 यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा पहले सही है। सबसे पहले बात किया जाए जरा प्रगतिशील कक्षा में। ओके, तो प्रगतिशील कक्षा में होगा तो ऑब्वियसली विद्यार्थी जो होंगे वो अधिक प्रश्न क्या नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ओके, क्या शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं? तो अभ्यर्थी का जहाँ तक बात करेंगे तो बिल्कुल शिक्षक से तो प्रश्न पूछते ही हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। क्या स्वयं से प्रश्न पूछते हैं? तो बिल्कुल स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इट मीन्स हमारा सही जवाब हो जाएगा बी सी और डी। तो जहाँ पर बी सी डी होगा वो उत्तर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा थर्ड। ओके, यानी कि सही उत्तर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिनमें बी सी डी इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्वेश्चन। ओके, तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है? 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पुलिंग, ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पुलिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को ब्लैंक कहा जाता है और इन्हें ब्लैंक सीखा जाता है। सबसे पहला जेंडर स्थिरता या फिर प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, या ऑप्शन 2 कहता है कि जेंडर भूमिकाएं या बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के व्यवस्था में भी। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर बताया जाए, और या फिर अगले ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 13 क्वेश्चन आपसे कहता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को ब्लैंक कहा जाता है। ओके, और इन्हें ब्लैंक सीखा जाता है। ऑप्शन 1 आपसे क्या कहता है? जेंडर स्थिरता होगा या फिर प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान ये चीज़ सीखा जाता है। ऑप्शन 2 कहता है जेंडर भूमिकाएं होंगी या फिर बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के वयस्कता में भी। या फिर ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 आपसे कहता है कि जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, यानी जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्यस्थ बाल्यावस्था के दौरान हो गया, यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान। या ऑप्शन 4 कहता है आपसे जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो चारों ऑप्शन क्या होंगे वो देखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। जिनका सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कि यदि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ओके, यदि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को यदि जेंडर भूमिकाएं, जहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। ओके, और इन्हें ब्लैंक सीखा जाता है। तो बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर के वयस्कता में भी इसको क्या किया जाता है? सीखा जाता है। हम हर स्टेज से, छोटे से लेकर के बड़े होने तक के हर स्टेज में ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जो भूमिका है, जेंडर भूमिका है, इन सभी को हम देखते हैं, सीखते हैं। ओके, इन्हें सीखा जाता है। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि बुद्धि के संदर्भ में, क्या बुद्धि के यदि संदर्भ में बात करें तो चलिए यहाँ इंटेलिजेंसी से आपका आ गया कि बुद्धि से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन 1 आपका कहता है कि बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, या फिर ऑप्शन 2 कहता है कि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन 3 बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, या ऑप्शन 4 कहता है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑब्वियसली आप देख के समझें कि बुद्धि बहुआयामी है। ओके, जहाँ पर बहुआयामी हो जाएगा, ओके, तो और समय के साथ बदल सकती है, सही जवाब हो जाएगा।
ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बुद्धि बहुआयामी है। ओके, मल्टी डायमेंशनल, तो ये और समय के साथ साथ यह बदल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है? 15 क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से, ओके, यानी कि 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत भी प्रस्तावित किया? तो किसने किया था? क्या वो ऑप्शन 1 हावर्ड गार्डनर ने किया था, ऑप्शन 2 जीन पियाजे ने, ऑप्शन 3 लेव व्यगोत्स्की ने, या ऑप्शन 4 चार्ल्स स्पीयरमैन ने? तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि जिन्होंने सामान्य बुद्धि की बात की, सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो वह है कौन? हावर्ड गार्डनर, क्योंकि यही है जो बहुबुद्धि सिद्धांत पे हमें बताए थे, है ना। 8 या 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दिए थे। ऐसे तो नॉर्मली 9 8 प्रकार के पढ़ा जाता है, लेकिन दिए इन्होंने 9 थे। तो चलिए यहाँ पर हावर्ड गार्डनर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 क्वेश्चन का। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन लॉरेंस यानी कि कोहलबर्ग से है। तो लॉरेंस 16 क्वेश्चन बोलता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, ओके। तो आलोचना जो की गई थी किनके द्वारा? कैरल गिलिगन द्वारा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि क्यों की गई थी? ओके, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई थी, या ऑप्शन 2 नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई थी, या फिर ऑप्शन 3 नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई थी, या फिर ऑप्शन 4 वास्तविक जीवन स्थितियों के मध्यस्थ, ओके, तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर बताना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जो उनका सिद्धांत दिया गया था, क्या सिद्धांत दिया गया था? ओके, नैतिक सिद्धांत दिया गया था। तो उनकी जो आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने की थी, तो वो क्यों की थी? तो वो जो की थी उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर 2 नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता, ओके, की उपेक्षा करने के लिए ही की गई थी। कैरल गिलिगन ने किया था लैंगिक भिन्नता, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ उन्होंने पुरुषों के ध्यान में रखते हुए मतलब कि ये नैतिक तर्क दिए हैं। स्त्रियों का अलग होता है तर्क, यदि वो स्त्रियों को भी ध्यान में लेकर के अपने तर्क में सम्मिलित करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 17 क्वेश्चन कहता है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत, ओके, यानी कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? यदि शिक्षक, ओके, तो यहाँ पर देखना है किस प्रकार से सीखते हैं। यदि शिक्षक पहले उस पर यदि शिक्षक पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, और फिर उस पर आए आय के विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन 2 कहता है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप में आए, या फिर ऑप्शन 3 कहता है कि पहले अवधारणा, ओके, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए, या फिर ऑप्शन 4 आपसे कहता है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो जाएगा 17 का सही जवाब की ओर बढ़े कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक यहाँ पर यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे दे, ओके, और फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी वह बताना है, ओके। क्या वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, या फिर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, या ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपने और उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन 4 कहता है कि विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 जो था, शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो वह कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रणनीति होगी? तो वह होगी आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपना प्रगति का मूल्यांकन करें, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, फिर से अभिकथन और कारण है इसमें, देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन 19 में अभिकथन आपसे कहता है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पहचानना करने के लिए कहना चाहिए, ओके, यानी पहचान करने के लिए कहना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। सेकंड की बात करें यानी कि आर की बात करें, तो आर क्या कहता है? आर कहता है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं।
ये तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है, तो भ्रमित करते हैं, तो आर नहीं कहेंगे। तो चलिए सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, हमारा जो सही ऑप्शन है उसके हिसाब से होता है कि नहीं। यहाँ पर जो अभिकथन दिया गया आपका ए और आर, तो सही उत्तर की बात करें तो वह जगह क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, ये ऑप्शन 2 सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है माय फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपका अभिकथन और कारण से दिया गया है, ध्यान से देखिएगा अभिकथन क्या कहता है, दोनों का जुड़ाव देखते रहिएगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, सेकंड कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो सही देख लेना है किसमें क्या बोला जा रहा है। सही उत्तर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही है। ओके, तथा आर ए की भी सही व्याख्या करता है, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक ए और आर की बात करें तो दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। ओके, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, बच्चों में ये रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए जातीय समूह इन सब पे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बताना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी तो है ना कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक आत्मचिंतन का प्रोत्साहन हो। ओके, तब तो बच्चा क्रिएटिविटी से ज़्यादा जुड़ पाएगा ना। तो इसलिए ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, और प्लस दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। 20 हो गया। 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है महारत। ओके, यानी कि महारत निपुणता जिन्हें हम कहते हैं, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है वो बताना है। ऑप्शन 1, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बारीकी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ओके, ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर कहता है कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। यदि ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर कह रहा है कि महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन 4 क्या कहता है? ऑप्शन 4 कहता है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओके, ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य को समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सही उत्तर की ओर बात करते हैं। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था ये। ओके, ऑप्शन भी लॉन्ग थे इसके। तो सही उत्तर क्वेश्चन में हमारा महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है वो पूछ रहा था। ओके, तो यहाँ पर अंतर की बात करें कि क्या अंतर थे, तो वो अंतर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सही जवाब की बात करें तो 21 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो बताना है। ओके, पहला क्या ऑप्शन? व्यक्तिगत आनंद लेने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना है, या ऑप्शन 2 शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना है, ऑप्शन 3 डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ऑप्शन 4 पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। सही उत्तर की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंतरिक अभिप्रेरणा का बात कर रहा है। ओके, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशनल चैप्टर से है, तो ये आंतरिक पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इस क्वेश्चन ऑप्शंस को देख करके आपको आएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ओके, क्योंकि बाकी सब बाहरी, डांट से बचना ये बाहरी हो जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा, ये पुरस्कार राशि ये सब बाहरी है, और शिक्षक प्रभावित करने के लिए परियोजना भी बाहरी है। ओके, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? प्याजे से है। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। ओके, तो वो देखिए उदाहरण देकर के समझाती है कि बच्चों का मनु लघु वयस्क मन होता है, या ऑप्शन 2 दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन 3 बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, ऑप्शन 4 बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर जो प्याजे के द्वारा दिए गया है गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं जो दी गई, तो चारों जो उनके अवस्थाएं हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या फील होता है इन चारों ऑप्शन को देखते हुए? तो वो फील होता है कि बच्चों में विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है क्या गुणात्मक रूप से ये जो चारों विभिन्न अवस्थाएं हैं प्याजे द्वारा दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 लेई वाइगोत्स्की का है। ओके, तो लेई वाइगोत्स्की
का मानना था कि विकास ऑप्शन 1 आनुवंशिकता प्रोग्रामिंग का खुलासा है, या ऑप्शन 2 प्रकृति में असंतत है, या ऑप्शन 3 सीधे परिपक्वता के परिणाम से होते हैं, या ऑप्शन 4 सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। सही उत्तर की ओर बात करें तो वो हो जाएगा आपका 24 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 4, जो कि ले वाइगोत्स्की का मानना क्या था। तो ले वाइगोत्स्की का सीधे सामाजिक संपर्क, ओके, सामाजिक संपर्क ही परिणाम होता है, इनका कहना था, यानी इनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या कहता है माय फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, वो बताना आपको, ओके। ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। कौन? पियाजे नहीं रखते, वो पूछ रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन 2 कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिकाओं पर अत्यधिक बल देते हैं, ओके। या फिर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बोलता है आपका कि वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिकाओं को ध्यान में नहीं रखता है, या ऑप्शन 4 कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की सही ऑप्शन की और बात करेंगे, देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है वो बताना है, ओके। क्या इन्होंने सीमा रखी थी वो बताना है। तो सही उत्तर की ओर बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह संज्ञानात्मक विकास पर, तो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते थे, ओके। कौन? जिन पियाजे, ओके। जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संस्कृति यानी कि समाज और संस्कृति को कारकों को ध्यान में नहीं रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्वेश्चन नंबर अभिकथन और कारण से है। क्या कहता है अभिकथन? अभिकथन आपका कहता है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, ओके, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है यहाँ पर आपका आर बोलता है लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रस्त यानी कि ग्रहित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पूछा जाया जा रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर बात करें सही ऑप्शन की कि क्या होगा जो अभिकथन और कारण दिया गया है। सबसे पहला बात कि दोनों जो एक दूसरे से देखेंगे कि यहाँ पर लता के बारे में पूछा जा रहा है कि लता जो कि क्लास 7 की शिक्षिका है, ओके, टीचर है, और वो अपने करियर चर्चा में यानी कि क्षेत्र के करियर में चर्चा में एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष जो कि नर्स है, ओके, जो कि महिला जो कि क्या है गणित प्रोफेसर है और पुरुष जो नर्स है वो अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है अपनी कक्षा में, ओके। तो इनसे यह जुड़ता है कि यार ये सही है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेकंड में आपसे पूछता है कि जो जेंडर है यानी कि जो लैंगिक है वो अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ये गलत है, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है। 27 क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना। ऑप्शन 1 सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन 2 कहता है आपसे कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, या फिर ऑप्शन थर्ड आपसे कहता है यहाँ पर कि बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता यानी कि श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, या ऑप्शन 4 आपसे कहता है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो यहाँ पर देखना है हमारा कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना, ओके। तो आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ओके, यानी कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, ओके, बाकी सारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, ओके। यानी कि आपको इसमें से देखना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं और जो अन्य विद्यार्थी होते हैं यानी सामान्य विद्यार्थी, उन दोनों के बीच में भिन्नता क्या प्राप्त होती है, इन ऑप्शंस को देखते हुए आपको बताना है। सबसे पहली बात करें तो क्या समझ की अग्रवता, ओके, क्या समझ की अग्रवता होती है यानी कि अग्रवर्तीय गहनता होती है, या फिर ऑप्शन बी सीखने की तेज गति, ऑप्शन सी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, या ऑप्शन डी शारीरिक विकास की तेज गति। सही ऑप्शन की बात करें तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और प्लस सामान्य विद्यार्थी, इन दोनों में भिन्नता की बात करें तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो तो समझ के यानी कि अग्रवर्ती गहनता उनमें ज़्यादा होती है, प्लस उनमें सीखने की तेज गति होती है, लेकिन समझ के दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और ना ही शारीरिक विकास का उनमें कोई इससे रिलेटेड है। तो सही उत्तर की बात करें ए और बी, जिस ऑप्शन में होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन 4, ओके, ऑप्शन 4 जो है वो ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर यदि 28 की बात करें तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन क्या कहता है। 29 क्वेश्चन आपसे कह रहा है समावेशन,
ओके, यानी कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा ब्लैंक में समान है जबकि ब्लैंक में भिन्न है। सबसे पहला संशोधन समायोजन, दूसरा संवर्धन या फिर गतिवर्धन, थर्ड है गतिवर्धन या फिर संवर्धन, या फिर फोर्थ है समायोजन या फिर संशोधन। सही ऑप्शन की बात करें यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, इसका समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा यहाँ समायोजन में समान है जबकि संशोधन वे भिन्न है। ओके, संशोधन में भिन्न है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है मेरे फ्रेंड्स? 30 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा वो बताना है। तो सही नहीं होगा वो बताना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? सबसे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। सबसे ऑप्शन 2 कहता है ज्ञान व्यक्तिपरक है। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है कि ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है, यानी बहुविध है। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो सही कथन नहीं होगा, ओके, निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, जो नहीं होगा वो बताना था, यानी कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। ओके, बाहरी रूप से प्रेरित करने की जरूरत नहीं है, आंतरिक हमेशा इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों को, ओके, अधिगम प्रभावशाली बनाने के लिए। सो माय फ्रेंड्स, ये रहे आज के हमारे 30 कुल क्वेश्चंस। आई होप ये सीटीपी आपको समझ में बिल्कुल भली भांति आई होगी, और यदि आपका बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर है तो आपको ये पैटर्न भी सारा पूछने का इजी लगा होगा क्वेश्चंस। और यदि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप काफ़ी लेवल तक आ चुके हैं, जो कि आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। नहीं तो थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, या फिर यूज़फुल आपको लगा हो अपने लिए, तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि पसंद आया हो तो आप चाहे जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार से निरंतर जुड़े रहने के लिए, और साथ ही साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।